नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, एक बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से हमें याद है कैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कुछ जो है वो मोदी जी और अमित शाह की भाषा से मिला जुला करके उन्होंने एक भाषा बनाई थी, बॉडी लैंग्वेज बनाई थी, स्टाइल बनाई थी, और उसी स्टाइल में उन्होंने कहा था कि कैसे बहन बेटियों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो किसी को दी जा सकती है। मैं दर्शकों को याद दिलाने के लिए उसको सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सुनवाइए जरा। का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हेमंत सर, ये सवाल था ज्ञानेश कुमार गुप्ता का। अब सवाल ये उठता है कि जिस ज्ञानेश गुप्ता ने ये बात कही थी, अगर वही ज्ञानेश गुप्ता वॉर रूम में बैठ करके चुनाव की मॉनिटरिंग का दावा करते हुए वीडियो शेयर करवाते हो सोशल मीडिया पर, उन्हीं महिलाओं की फोटोएं इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से अगर साझा की जा रही हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये जो इज्जत के नाम पर जो ढोंग रचा गया, इज्जत के नाम पर जो साजिश रची गई देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, क्या अभी भी इसके बाद कोई पर्दा उस पर रह जाता है? कहीं कोई शंका, कहीं कोई सवाल इस पर रह जाता है? ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता की ये सारी करतूतें आपके स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से महिलाओं की वीडियो फुटेज पूरे इतने सारे लोगों के साथ टीम के नाम पर बैठ करके वो निहार रहे हैं, अगर कहा जाए तो। जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, तो मेरा सवाल तो यही रहेगा कि वो तो निहार रहे हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो इनकी भाषा है और जो इनके कारनामे हैं, एक बात तो अब इस देश में किसी को शक नहीं रहा कि जो ईसीआई था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको इन्होंने इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया बनाने का आधिकारिक एक पूरे तरीके से ऐलान कर दिया है, बिना किसी शक शुबा के। और जो इनकी भाषा है, जो इनकी करतूतें हैं, देखिए एक बात आपको महसूस करनी पड़ेगी कि आप अपने जो ज्ञानेश गुप्ता है, ये लंबे समय तक गृह मंत्री जी के साथ रहे, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी एज ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पर ये रहे। और वहां उन्होंने उनके तमाम जो काम थे, चाहे वो धारा 317 हटाने का था, चाहे वो राम मंदिर का था, तो इनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग रही है गृह मंत्री जी के साथ। तो अब बेहतर समय यह है कि जो इनकी भाषा है, जो इनके कारनामे हैं, उन सब को देखते हुए मुझे लगता है इनको बिना देरी किए तत्काल भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और इनके लिए बहुत अच्छे अवसर वहां पर हो सकते हैं। जैसे एक सीजीआई थे ना अपने यहाँ, रात को मोदी जी को अपना दफ्तर को दिखाया था, कोर्ट रूम नंबर 1, और वो चुपके से रिटायर होते ही चंद दिनों में ही राज्यसभा में पहुंच गए, देश के कानूनों को मजबूती दे रहे बिना एक शब्द बोले हुए आज तक। तो ज्ञानेश गुप्ता भी उसी रास्ते पे है। लेकिन सवाल राम प्रकाश जी दूसरा है, एक कुतर्क को छुपाने के लिए आपको 20 ढोंग करने पड़ते हैं, जैसा आपने कहा। ये जब ये कह रहे थे, मतलब आप सोचिए कि इस देश की न्यायिक प्रक्रिया का, इस देश की चुनावी प्रक्रिया का क्या इन्होंने बद्दा मजाक उड़ाया जब इन्होंने ये कहा कि क्या हम बहन बेटियां और बहुओं की अपने सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं। सोचिएगा आप, अगर नहीं दे सकते तो इस देश में करोड़ों रुपए बर्बाद करने का क्या मतलब है, जो लाखों बूथ्स के ऊपर रियल टाइम के अंदर सारी की सारी मॉनिटरिंग भी की जाती है वेबकास्टिंग के द्वारा, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी की जाती है। वो की ही क्यों जाती है अगर उसको किसी को देना नहीं है, दिखाना नहीं है तो? चूंकि इनको ये पता है कि सरकार हमारे साथ है और न्यायपालिका लगभग कंप्लीट कंट्रोल में आ चुकी है,
तो इन्हें किसी का डर नहीं है आज की तारीख में। उस सूरत के अंदर ये जो चाहे जिस तरह के चाहे कुतर्क कर सकते हैं। क्या कह रहे थे ये भी सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल सूची हम इसलिए नहीं दे सकते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर ये बहुत सारे कारनामे कर रहे हैं। अगर कोई चीज जो रीडेबल सूची अगर मैं राम प्रकाश राय को दे दूं तो प्रिवेसी का हनन हो जाएगा, अगर मैं अनुराग ठाकुर को दे दूं तो वो बिल्कुल कानून सम्मत है। सोचिएगा ये राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में कितनी बार ये रिक्वेस्ट करके लिखित में कहा, डेलीगेशन मिले, चिट्ठियां लिखी कि साहब हमें इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल सूचियां दे दी जाए महाराष्ट्र की। ठीक दी क्या इन्होंने? उसके बाद महादेवपुरा जो कर्नाटक के अंदर है उसकी एक कंस्टिट्यूंसी का सारा गड़बड़ झाला एक्सपोज करने के लिए, जहां 1 लाख वोटों का गड़बड़ झाला था, उसको एक्सपोज करने के लिए राहुल गांधी को टीम में लगानी पड़ी और सैकड़ों घंटे और दिन और सारा रिसोर्स सब कुछ लगा करके उन्होंने वो तथ्य निकाले जिनको आज तक इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट नहीं कर पाया। ठीक कि वोटर की निजता राहुल गांधी ने हनन कर दिया उनके फोटो दिखा करके। आप भी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूं। आपने एक जगह वोटर बनवाने के लिए अपना आवेदन किया, उसकी 20 वोट बना करके अलग अलग बूथों के ऊपर पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर निजता का उल्लंघन कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है या मैं और आप कर रहे हैं? तो राहुल गांधी ने इनका वो खेल पकड़ लिया, इनकी वो चोरी पकड़ ली और उस चोरी को कोई, चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है तो जवाब ना होने के बाद इन्होंने क्या किया कि वो राहुल गांधी के मत्थे मर दीजिए। ये इनकी बेहुदगी और बेशर्मी और कुतर्कपूर्ण जो भाषा है उसका एक नमूना है केवल। और चुनाव आयोग की आड़ क्या ले रहे कि उससे वोटर की निजता का हनन हो सकता है। मैं जो आपको बात आ रहा था कि राहुल गांधी ने वो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल वो मांगी, वोटर लिस्ट नहीं दी। अनुराग ठाकुर ने 8 कंस्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट 2 घंटे के अंदर एनालाइज करके, जिसमें राहुल की भी सीट थी, प्रियंका की भी सीट थी, तमाम ऑपोजिशन लीडरों की सीट थी, और ये बता दिया कि वहां पर भी इस तरह की डिस्पैरिटी है। तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दोज डिस्पैरिटीज, उन गड़बड़ियों को दूर करने की बजाय, उस डिप्लीकेशन को हटाने की बजाय इन्होंने क्या किया? अनुराग ठाकुर पर चुप्पी साध ली और राहुल गांधी को फायरिंग लाइन में ले लिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक शब्द अनुराग ठाकुर का नाम भी लिया होता। राहुल गांधी ने केवल एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी का नाम लिया और अनुराग ठाकुर ने 55 कंस्टिट्यूंसी का नाम लिया। कोई जवाब क्यों? क्योंकि वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो गणेश गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव हो, चाहे राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में चुनाव हो, अगर एक चुनाव की निष्पक्ष जांच हो जाए तो जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये डेमोक्रेसी पे डकैती है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ईसीआई का मतलब मौजूदा दौर में इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया के अलावा कुछ नहीं। सर, अब तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई और साथ में राहुल गांधी ने बेसिकली ट्वीट क्या किया है, बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास लोकसभा चुनाव 2024 का कोई सीसीटीवी फुटेज बचा ही नहीं है। तो एक तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जब चाहे तब सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे किसी के मांगने पे जो है वो बेइज्जती हो जाती है, इज्जत उछालने की का हवाला देने लग जाते हैं, और फिर इतनी जल्दी सीसीटीवी फुटेज खत्म कर देने का मतलब, डिस्ट्रॉय कर देने का क्या मतलब बनता है? क्यों इतना जरूरी है आज के इस डेटा युग में, जब डेटा की मार पूरी दुनिया में हो रही है? प्रधानमंत्री इस देश का जो है वो बार बार दावा करते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और यहाँ इलेक्शन कमीशन जो सीसीटीवी फुटेज नहीं रखना चाहता है। रामप्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। ये राहुल गांधी का सवाल नहीं है। आपने देखा 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर क्या हुआ। महमूद प्राचा साहब ने एक पिटीशन लगा रखी थी पूरे देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, उसकी सीसीटीवी फुटेज के लिए। और जब उसमें एक दिन पहले जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर बहस हो रही थी, तो चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि 6 मई के एक आदेश के बाद दिल्ली के जो लोकसभा चुनाव के जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उनमें से किसी के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं बची है लोकसभा चुनाव की, और उन सबको आयोग के आदेशों के तहत नष्ट कर दिया गया। कल्पना कीजिए केवल इस घटना की। जब एक मामला 1 साल से सबजुडिस चल रहा है, तमाम हाईकोर्ट्स के अंदर वो चल रहा है। हरियाणा हाईकोर्ट, तो आपको ध्यान होगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर भी कर दिया था कि महमूद प्राचा को सारी सीसीटीवी फुटेज दी जाए, याद होगा ना आपको। उसके बाद रातों रात चुनाव आयोग एकदम एक्शन के अंदर आया और चुनाव आयोग ने क्या किया कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय मशविरा किए सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज को देने से मना कर दिया और उसको नष्ट करने का चुपचाप आदेश कर दिया। ये संयोग उसके लिए तो सर नियमों में बदलाव भी किए गए, नियमों में बदलाव किए गए, रातों रात नियम बदल दिए गए।
तभी तो मैं कह रहा हूं कि रातों रात नियम बदल करके जिस तरीके से वो किया गया, पूरी सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी गई। और दिल्ली हाई कोर्ट की जज के सामने इलेक्शन कमीशन का वकील ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव आयोग का आदेश आया था मई में, इसलिए हमने वो बदल दी, खत्म कर दी, नष्ट कर दी। आपको ये क्या प्रयोग लगता है, संयोग लगता है? ये एक षड्यंत्र है उस पूरी चुनावी डकैती का, जिसका जिक्र 2 दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री, अगर आपको ध्यान हो, निर्मला सीतारमण के जो पति थे प्रभाकला, उन्होंने क्या कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर 5 करोड़ वोटों की डकैती की गई है और 79 सीट्स को इससे प्रभावित किया गया है, उनके परिणाम को। भारतीय जनता पार्टी की सीट कितनी है? 240। उसमें 79 घटाइएगा तो सरकार के कहां पहुंचेंगे? आसपास भी नहीं पहुंचेंगे, ये बाहर हो जाते 2024 में। इसलिए वो खेल किया गया। तो बेसिकली क्या है कि क्यों फुटेज नष्ट की गई, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 या 3 राज्यों के अंदर मतदाता मतदान करते नहीं पकड़े गए चोरी से। कोई भी राज्य उठा लीजिए, हर राज्य के अंदर मतदाता ऐसे पकड़े गए। तो इसको इनकम्पिटेंस कहेंगे चुनाव आयोग की, या मिलीभगत कहेंगे आप? इनकम्पिटेंस या कुछ और, या षड्यंत्र? सीधा सीधा सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट की गई? और हाईकोर्ट ने भी इसको बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं कहा कि जब मेरे पास सबजुडिस केस है। आपको पता है कोई सूचना आयोग के अंदर भी अगर कोई केस पेंडिंग हो, उसका भी ऑटोमेटिक मतलब ये होता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित रखा जाएगा टिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ये किसी भी सरकार की जो पॉलिसी होती है उसका एक अहम हिस्सा होता है कि कोई भी सबजुडिस मैटर है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है संविधान के तहत, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फुटेज हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक उसकी पॉलिसी होती है। उसके बावजूद भी ये जो किया गया, तो मुझे ज्ञानेश गुप्ता एक सवाल का जवाब दे दे, क्या लोकतंत्र में पारदर्शिता का यही मतलब होता है? इतने अहम सबूत आखिर क्यों और किसके आदेश पर मिटाए गए, रातों रात, बिना किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे, बिना अदालत से पूछे हुए? ये गलत है या ठीक है? अब जनता कहां जाए और किससे जवाब मांगे? यानी कि डकैती के सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये जो सारी सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है, ये संयोग नहीं है, ये 100% षड्यंत्र है। और अब जनता भी समझ में आ रही है कि ये खेल कड़ कौन रहा है, कौन लोकतंत्र को बेच रहा है और कौन लोकतंत्र को बचा रहा है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और लंबे समय में इनको ये आया, इनको एक चीज का पता है कि अगर सत्ता में तुम्हें रहना है तो लोकतंत्र को पूरे तरीके से नष्ट करना पड़ेगा। और अभी चूंकि लोकतंत्र के कुछ अंश बचे हुए हैं, इसलिए इसे पूरे तरीके से मिटाना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे मिटाया जाएगा? फाइल दर फाइल, फुटेज दर फुटेज, हर चीज को मिटा दीजिए। जब आप खेल नहीं जीत सकते तो नियम बदल दीजिए, और उसके बाद भी बात ना बढ़े तो एम्पायर खरीद लीजिए। तो ये नियम भी बदल दिए, और एम्पायर कौन है? अपना ज्ञानेश गुप्ता। इसके बाद आपके पास कुछ कहने को बचा हो तो वो बता दीजिए। चुनाव आयोग का जो बेसिकली जो है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ओपनिंग बैट्समैन और ओपनिंग बॉलर है, और हर चीज को ये चीज साबित करता है समय समय पे। अब आप देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव है, पता है क्या खेल किया? मैंने वो चिट्ठी भेजी है, दिखाइएगा दर्शकों को। जो आपके बीएलओज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया बदल दिए। दिल्ली अपने बिहार के अंदर चुनाव हुआ तो उसके अंदर एसआईआर के नाम पर 8 करोड़ वोट जो थे, एसआईआर के नाम पर रातों रात 1 महीने के अंदर 65 लाख वोट काट दिए। बिहार, अब वेस्ट बंगाल में जाना है, बीएलओ को नियुक्त करने के सारे कायदे कानून बदल दिए। आपको ये सामान्य लग रहा है क्या? ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। ये एक मंशा के साथ है, और एक ऐसा रिजल्ट जिसको ये पाना चाहते हैं उसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। केवल इस चीज को समझ लीजिए। जी, एक तरफ इलेक्शन कमीशन, अब आपने जब एसआईआर का जिक्र किया, एक तरफ इलेक्शन कमीशन या कह लीजिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता बता रहे हैं कि भाई मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, और वो अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। और एक तरफ जो है ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि अगर एक व्यक्ति अपना मतदाता पहचान पत्र मांगता है तो उसको 7-7, 8-8 मतदाता पहचान पत्र भेज दिए जाते हैं। तो कौन सा एसआईआर हो रहा है, कौन से घुसपैठिए बाहर किए जा रहे हैं? क्या ये सारी चीजें एक वोट चोरी के लिए और क्या क्या करेंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन ये जो आखिर इसका दोष किसके मत्थे मढ़ा जाएगा कि हम अपना मतदाता पहचान पत्र मांगते हैं तो हमें 7 मतदाता पहचान पत्र भेज दिया जाता है, वो भी अलग अलग एपिक नंबरों के साथ। और आप विरोध करते हैं तो प्रशासन अपनी गलती मानने के बावजूद आपको धमकाता है। आपने एक अप्लाई किया, आपके पास वो दिखाइएगा फोटोग्राफ, मैंने भेजा है स्पेशली आपको, एक वोटर के 7 आगे,
और वो 7 के 7 अलग अलग राज्यों के अंदर है, सबके एपिक नंबर है। रामप्रकाश राय जी ने शिकायत की कि भाई मैंने तो एक अप्लाई किया था, ये 7 कहां से आ गए। तो प्रशासन अपनी गलती मानने की बजाय आपको धमकाता है कि आप चुप रहिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कानूनी। वही बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पूछा गया था कि आपने बिहार के अंदर एसआईआर हुई और उसके बाद आपने डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं लगाया। तो इन्होंने क्या कहा था आपको याद है कि जो भी जिसके भी एक जगह से ज्यादा वोटर होंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार के अंदर ऐसे सैकड़ों फोटो आपने देखे, जो अपने फैक्ट चेकर है जुबैर, उन्होंने कितने फोटो भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के दिखाए जो हरियाणा में वोट कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली में वोट कर रहे थे और उसके बाद बिहार में वोट कर रहे थे। इसके बाद भी किसी को कोई शंका बची है क्या? गलत कार्ड बनाएंगे, कानूनी कार्रवाई की तलवार लटके आम वोटर के ऊपर। ये सोचिएगा इस बात को। और ये सारे का सारा, फिर मैं ये कह रहा हूं, ये वैसे नहीं है, ये एक पर्पज के साथ है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं इस देश के अंदर, राम प्रकाश जी लिख के रख लीजिए मेरी बात, अगर ये यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में इस देश में चुनावी लोकतंत्र का बचना मुश्किल है, नहीं बचेगा। और उसका सिंपल सा कारण है, उसका सिंपल कारण ये है कि न्यायपालिका आंख बंद करके सब कुछ देख रही है। संवैधानिक संस्थान जो है, जितने गैर संवैधानिक कार्य हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जिसे कर रहा है, उन सारे कामों में लगे हुए हैं। प्रशासनिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो देश के लोगों के शोषण का हथियार बन चुकी है। जनप्रतिनिधि जो चुन के आ गया वो निरंकुश शासक के तौर पे उसने एक अपनी पोजीशन ले ली है। लोकतंत्र केवल सिर्फ नाम का बचा है, आने वाले समय में ये उसको भी खत्म नहीं करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। और ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि इस देश के अंदर कभी ऐसा भी चुनाव होता था और ये चंद चुनाव आयुक्त आए, चाहे वो सुनील अरोड़ा हो, चाहे वो राजीव अग्रवाल हो, चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो। केवल एक बात सोचिएगा राम प्रकाश जी, आप वरिष्ठ आदमी, जो काम 1951 से लेकर के और 2018 तक भारत के चुनाव आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, पिछले 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि एक सत्ता विशेष को कायम रखने के लिए देश का चुनाव आयोग आज कहां जाकर के खड़ा हो गया कि इलेक्शन चोर ऑफ इंडिया लोग उसको कहने लगे। क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, हर एक चुनाव के अंदर जो भी चुनाव अब हो रहा है किसी भी राज्य का या अदरवाइज, उसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर लोगों के सर्वे में क्या चीजें आ रही है ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। जीरो पे पहुंच गए और उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। इनका जो मुझे लगता है, जो सारी की सारी परिस्थितियां हैं, जो देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने का षड्यंत्र है उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। उसके लिए जो राज्यों की अहर्ताएं होनी जरूरी है कि इतने राज्यों में भाजपा की सरकार हो तब वो कानून पास होगा, सेंटर की बात स्टेट्स के अंदर भी, ये उस खेल में लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, और ये बहुत बड़ी बात मैं कह के जा रहा हूं आपको। ये सारे का सारा षड्यंत्र वो है, क्योंकि अगर विपक्ष की सरकारें कहीं भी बन गई तो उसके बाद वो उस वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं पहुंचाएंगे। और ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, माफ कीजिएगा, ये वन नेशन वन लीडर का षड्यंत्र है जिसको ये लंबे समय से सोच रहे हैं। ये तो शुक्र कीजिए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ उसमें अब की बार 400 पार कह रहे थे ना, अगर वो अब की बार 400 पार हो गया होता तो इस देश के चुनावी लोकतंत्र का क्या होता? अभी तक तो मटिया मेट किया जा चुका होता। उस कमी को पूरा करने के लिए ज्ञानेश गुप्ता हर दिन कोई नया कुतर्क ला करके, नई चीजें ला करके, और उस सीमा को लांघ चुके हैं जो लोकतंत्र में कभी नहीं लांघी जानी चाहिए। अभी आपने बिहार के चुनाव में क्या देखा? 6 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग हुई और 7 तारीख को और 8 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे थे, याद है आपको? सरकार के द्वारा डाले जा रहे थे। आचार संहिता का क्या हुआ फिर? कहा गया था आदर्श आचार संहिता। अगली बार इनको एक काम करना चाहिए कि वहां पर जैसे बूथ लगे होते हैं ना, वोटिंग बूथ, उसके पीछे खेल क्या था कि 26 तारीख को एक स्कीम लॉन्च करते हैं मोदी और नीतीश कुमार, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की। 6 तारीख को 10 दिन बाद चुनाव आयोग अपने चुनाव की घोषणा करता है बिहार के अंदर, चुनाव कार्यक्रम की। उसके बावजूद भी लगातार बिहार की महिलाओं के खातों में 1200 करोड़ रुपए गए, यूथ के खातों में गया, किसानों के खाते में गया, अलग अलग वर्गों के खाते में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए खातों में गया। और चुनाव आयोग को जो शिकायत की गई तो आयोग ने कुछ नहीं कहा, सूत्रों ने कहा कि ये तो ऑनगोइंग स्कीम है। तो एक काम करिए फिर, अगली बार, क्योंकि ये क्यों किया जाता है कि अगर 1 महीना पहले पैसे दे दिए तो लोग भूल जाएंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे। इसलिए क्या किया कि 10 तारीख को वोटिंग है तो 7 तारीख को पैसे दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारा आचार संहिता को एक तो खत्म करो आप, जिस तरीके का काम चल रहा है, और बूथ के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बिठा करके वहां पैसे दिलवाओ सबके सामने ओपन, या वहां एक एटीएम लगवा दो। फिर तो यही बचा ना
कि बिल्कुल ताजा याद रहेगा, आप मुझे 10,000 रुपए देंगे और मैं आपकी वोट डाल के आऊंगा। ये बेहुदगी का जो स्तर है, ये ज्ञानेश गुप्ता ने इस देश के अंदर एक नया लो लागू किया है। इससे पहले आपको ध्यान होगा तमिलनाडु के अंदर 2 स्कीमें थी, किस तरीके से उनको रातों रातों बंद किया गया था। क्यों? अपोजिशन रूल सरकार थी। तो नाउ अब एक यू चीज, शो मी द मैन, यू शो मी द मैन एंड आई विल जब शो यू द बि- रूल। जब बिहार की बात आपने कही थी, जरा 1 मिनट में ये भी समझ लें कि सर अब जब परिस्थिति यहाँ तक आ गई कि भाई सीसीटीवी फुटेज रद्द कर दी जाएंगी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बाकी चीजें किसी को देंगे नहीं, ऐसे में जो एग्जिट पोल का दावा है, जो अमित शाह का दावा है, ये सारी चीजें अगर सच हो भी जाती हैं तो सवाल कहाँ से उठेंगे, सबूत कहाँ से जुटाए जा पाएंगे? अगर वोट चोरी वहां पूरा सेट भी हुई है तो वो तो साबित फिर कभी नहीं हो पाएगी बिहार की वोट चोरी। नहीं तो उसको साबित करना कौन देना चाहता है? खेल तो करना ही है ना। आप केवल एक बिहार की चीजों को समझिए, ये सारा खेल क्यों हो रहा है ये आप ध्यान किया हो। ये जो आपने देखा कि ओवरऑल जो जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और उसके बावजूद जिस तरीके का एग्जिट पोल आया, आपको एक छोटी सी बात आता है ये खेल क्यों किया गया है। केवल एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा, 2020 के अंदर जो बीजेपी ने खेल किया था नीतीश के साथ मिलकर, मार्जिन कहां था? 1,000 वोटों तक 8 सीटें थी। 1 से लेके 1,000 वोट का मार्जिन 8 सीटों पे था। 5,000 तक 48 सीटों पे था और 10,000 का मार्जिन हर तीसरी सीट पे था, हार और जीत का। तो ये जो किया गया है, जो आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है एग्जिट पोल, ये केवल और केवल अधिकारियों पर और एक दबाव बनाने के लिए और पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने के लिए किया गया है कि देखिए वहां तो बीजेपी की सरकार आ रही है थंपिंग मेजोरिटी के साथ, और वो जो गड़बड़ी गिनती के दौरान हो वो इस पे चुप रहे, एक शब्द ना बोले। ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार में जो ये थंपिंग मेजोरिटी दिखाई जा रही है, इसके पीछे खेल ये है। केवल और केवल एक चीज सोचिएगा, अगर बिहार में केवल 2% वोटों की मैनिपुलेशन हो जाए, केवल 2% जो इसके साथ की गई, 2% वोटों की मैनिपुलेशन का मतलब है 18 से 30 सीटों का रिजल्ट बदल जाएगा। अगर 3% वोटों का गड़बड़ हो जाए तो 34 से 45 सीटों का परिणाम बदल जाएगा, और 4% का बदल दिया जाए तो 50 से 70 सीटों का बदल जाएगा। यही काम लोकसभा में किया गया था और यही काम बिहार की विधानसभा के चुनाव में किए जाने की पूरी तैयारी है इस एग्जिट पोल की आड़ में। ये एग्जिट पोल एक पूरे देश में माहौल बनाने का है कि बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार आ रही है थंपिंग मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद ना तो अफसर कुछ बोले और लोगों को भी यकीन हो जाए कि हाँ ये तो होना ही था। और ये तो अब उस स्तर तक जा चुके हैं, इनको अब इस बात की भी परवाह नहीं रही। हरियाणा में सारे के सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे थे कि थंपिंग मेजोरिटी कांग्रेस की आ रही है 2/3 ऊपर, और कैसे रातों रात जो नायब सिंह सैनी ने बताया था कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, उसके बाद रातों रात कैसे कांग्रेस बाहर हो गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र का परिणाम देख लीजिए, सबने क्या बताया था, नेक टू नेक फाइट है। 40 लाख वोट बढ़े 4 महीने के अंदर बिहार के अंदर, और बीजेपी सत्ता में आ गई 93% स्ट्राइक रेट के साथ। इस देश के इतिहास में कभी किसी ने सुना नहीं, जब कांग्रेस अकेली पार्टी होती थी तब भी इतना स्ट्राइक रेट कभी नहीं सुना होगा आपने। वहां 40 लाख काटे, वो चोरी पकड़ी गई, तो बिहार के अंदर वहां 40 लाख जोड़े, यहाँ के 65 लाख काट दिए गए। तो ये चुनाव हो रहा है इस देश के अंदर, इसको आप चुनावी लोकतंत्र कहते हैं। ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है कि आप वोट किसी को भी डालिए, रिजल्ट वो आएगा जिसको चुनाव आयुक्त और ज्ञानेश गुप्ता चाहेंगे। अगर ये लोकतंत्र है, माफ कीजिएगा, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। महिलाओं की इज्जत की आड़ में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जो भी बात कही देश के सामने, देश के लोगों के सामने, वो बात, उन सारी चीजों के, उन सारे दावों की तो खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता। अगर विपक्ष की तरफ से या हमारी तरफ से या किसी की तरफ से भी अगर किसी महिला की वोट देते हुए फोटो या ग्रुप फोटो शेयर की जाते हुए अगर वो बेइज्जती होती है उसकी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ऐसी फोटोएं शेयर करता है तो वो बेइज्जती नहीं है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जब अपनी टीम के नाम पर 20 लोगों के साथ, 25 लोगों के साथ बैठ करके अपने वॉर रूम में बंद कमरे के अंदर जब उन्हीं महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, तो क्या ऐसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? और अगर ये निश्चित तौर पे आप सिर्फ ये कहने के लिए कि अगर कोई घटना होती है तो उसकी निगरानी के लिए हमने ये सीसीटीवी लगवाया और सीसीटीवी फुटेज हम बनवा रहे हैं, तो फिर कौन सी घटना होती? क्या केवल हिंसात्मक घटनाएं ही देश में घटना मानी जानी चाहिए? क्या ये इस तरीके से जो चोरी चोरी चुपके चुपके जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिन साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, इन साजिशों की जांच के लिए इस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए?
तो ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि देश के लोगों को भी इन सवालों पर विचार करना चाहिए और जब भी कोई जिम्मेदार मिले, खासकर भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उससे इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि आखिर ये है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।